नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी जी के शासन में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर आर पार की लड़ाई वाले मोड़ पर आज पहुंचे हैं। 6 साल पहले भी पुलवामा अटैक के बाद ऐसे ही हालात बने थे, आपको याद होगा। तब मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सियासी फायदा लिया था। इस बार पहलगाम के कारण क्या बिहार में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता तैयार किया जा रहा है? ये सवाल सियासी गलियारों में तैरने लगे हैं और इन सवालों को खुद बीजेपी ने उठने का मौका दिया है। पहलगाम हमले के 48 घंटे भी नहीं बीते और मोदी नीतीश कुमार के साथ बिहार के मधुबनी में बड़ी सभा करने पहुंच गए। नाम था पंचायती राज दिवस का, लेकिन असल में यह चुनावी कवायद के सिवा और कुछ नहीं था। मधुबनी के मंच से थोड़ी हिंदी और थोड़ी अंग्रेजी में नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आतंकियों को डराने के अंदाज में कहा कि उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। सभा में आई भीड़ ने तालियां बजाईं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और इससे ज्यादा मोदी या बीजेपी को चाहिए क्या? जब आप चुनावी सभा 48 घंटा ना बीता हो, चुनावी सभा करने लगे, पंचायती राज का नाम भले हो, लेकिन यह हंसी ठिठोली भी देखिए इस मंच पे। जबकि कई लोगों ने अपनी सभाएं, अपने कार्यक्रम बंद कर दिए, खत्म कर दिए, निलंबित कर दिए, स्थगित कर दिए, लेकिन यह मंच देखिए, हंसी ठिठोली देखिए। जरा भाषण भी सुन लीजिए नरेंद्र मोदी का, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। अंग्रेजी इसलिए, बिहार के मधुबनी से अंग्रेजी में भाषण देने का मकसद और मतलब क्या है आप साफ समझ जाएंगे। लेकिन पहले हिंदी सुनिए। हिंदी में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, छोटी सी बान की सुनिए। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार। तो ये हिंदी में आप सुन रहे थे, लंबा भाषण हिंदी में, और हिंदी के बीच में अंग्रेजी में भी नरेंद्र मोदी 2 मिनट ही सही, कुछ एक लाइन ही सही, लेकिन अंग्रेजी आखिर उन्होंने क्यों बोला? पहले अंग्रेजी का ये भी सुन लीजिए, उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. सुन लिया अंग्रेजी भी आप? तो ये बिहार के मधुबनी से जब अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें कुछ अंग्रेजी में कहते हुए, और यहाँ कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के लोगों, आप सुन लीजिए, भारत और उसमें भी बिहार की धरती से हम किसी भी तरह के टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका अंत है, अब अंत सुनिश्चित है। इधर अब
अभी तक आपने देखा, चलिए प्रधानमंत्री को अभी थोड़ी देर के लिए यहीं विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी बिहार के बगल में झारखंड है, जहां से निशिकांत दुबे आते हैं, सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, चौथी बार जीत के आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे निशिकांत दुबे को कांग्रेस या बीजेपी विरोधियों पर दूसरी तरह से वार करने का मौका भी मिल गया है। एक ट्वीट में उन्होंने नेहरू जी को कोसा है, यह ट्वीट आपके सामने है, और कह रहे हैं कि सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक, सुनिए जरा गौर से, सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू जी, देश के पहले प्रधानमंत्री, नायक नेहरू जी, जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज का हमारा पानी पिलाकर हिंदुस्तानी का खून बहाया। आज मोदी जी दाना पानी बंद कर दिया, बिना पानी के पाकिस्तानी मरेंगे, यह है 56 इंच का सीना, हुक्का पानी दाना पानी बंद, हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा के मारेंगे। भाई मारने के अलावा आपको आता क्या है? यह ट्वीट है डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो सांसद हैं और अपनी बात किस अंदाज में लिख रहे हैं आपने देख लिया। इसके अलावा इसी में दूसरे ट्वीट में इन्हीं निशिकांत दुबे जी ने लिखा है, बताया है कि आजकल वो कलमा पढ़ना सीख रहे हैं, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। इससे देखिए इस ट्वीट को। अब मैं कलमा तो यहां नहीं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, ऊपर जो उन्होंने लिखा है असदुल अल्लाह इल्ला इल्लाहु जो इन्होंने लिखा है, लेकिन उसके नीचे लिखा है आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े। भाई साहब, आपने ही तो कहा था कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, अब आप कह रहे हैं कि कलमा पढ़ना सीख रहे हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यानी निशिकांत दुबे खुद ये बात मान रहे हैं कि 11 सालों से हिंदुओं की रक्षा का जो दावा नरेंद्र मोदी करते आए थे वो उसमें नाकाम हो गए हैं। वैसे ये ट्वीट किस तरह देश में आए संकट के मौके पर भी राजनीतिक हिसाब किताब बराबर करने वाला है, यह समझा जा सकता है। दोस्तों, अब से 1 घंटा पहले राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें नरेंद्र मोदी तो नहीं है, लेकिन अमित शाह, एस जयशंकर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे तमाम नेता, तमाम सांसद जो हैं इस बैठक में पहुंचे हैं, जो बैठक सर्वदलीय बैठक के नाम से हो रही है। कायदे से नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री और नेता सदन लोकसभा में हैं, उनको इस बैठक में होना चाहिए था, और यह बैठक कल ही हो जाती तो इसका अलग संदेश पूरी दुनिया को जाता, जो अंग्रेजी में कह के वो संदेश देने की कोशिश बिहार से कर रहे थे। मगर मोदी का ध्यान इस समय केवल बिहार की जनता को संदेश देने में लगा है, इसलिए वो सऊदी अरब का दौरा छोड़ आए, कानपुर का दौरा रद्द कर दिया, लेकिन बिहार का कार्यक्रम यथावत रहा। अब इसके बाद कोई कहे कि मोदी जी को देश से पहले चुनाव की फिक्र है, तो बीजेपी वाले जो हैं वो बुरा लग जाता है, उनको वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो फिलहाल यही दिख रही है दोस्तों, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, सच तो यही है। खैर, कल भारत ने कल शाम को सीसीएस की बैठक हुई और उसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए, और कड़े कदम उठाते हुए भारत ने 5 एक्शन ले लिए। वो 5 एक्शन क्या क्या है देखिए। सिंधु जल समझौता रोका, पाक नागरिकों को यानी पाकिस्तान के नागरिकों को वापस जाने कहा, वीजा सर्विस रोक दी गई, दूतावास यानी एम्बेसी में अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई, और अटारी सीमा बंद कर दी गई। तो अब आज पाकिस्तान ने भी ऐसे ही कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कौन कौन से फैसले वो भी बता दूं। पाकिस्तान की तरफ से पाक हवाई क्षेत्र से भारतीय विमानों की उड़ानें नहीं हो सकेंगी, बाघा सीमा बंद हो गई है, सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर सार्क वीजा छूट कार्यक्रम के तहत सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए सभी वीजा निलंबित कर दिए गए हैं। शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने की बात कही गई है, और सिंधु जल संधि को निलंबित करने को युद्ध के समान एक्शन माना गया है।
पाकिस्तान सरकार की ये एक्शन स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि भारत की पाबंदियों से अब वहां की जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। पानी के संकट से लेकर व्यापार में नुकसान तक सारी परेशानियां उसे सहनी पड़ेंगी। तो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाक सरकार ने यह सब किया है, साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत पर तमाम उंगलियां उठाने से पहले पाकिस्तान को यह भी देखना चाहिए कि उसकी अपनी धरती पर जिस तरह आतंकवादी गतिविधियों के लिए जगह बनी हुई है, उससे भारत में चाहे बार बार अशांति फैलाने की कोशिश होती रही, लेकिन उसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आम आवाम को भी भुगतना पड़ता है। आप भारत का नुकसान करिए, लेकिन आग तो आप अपने घर में लगा के बैठे हैं, और आप दूसरे के घर को जलाने के लिए अपने घर से आग लेकर निकलते हैं तो उसकी चिंगारी आपके घर में भी लगेगी, और कई बार वो विस्फोट आपके लिए हानिकारक होता है, कष्टदायक होता है, आपके अपने भी मरते हैं। खैर, पाकिस्तान ने ये बातें कभी नहीं समझी, इसीलिए वहां लोकतंत्र की जड़ें अभी तक जम नहीं पा रही हैं। लेकिन भारत में जो इतना मजबूत लोकतंत्र है, वो कैसे सुरक्षित रहे, आज शायद इस पर हमारे सारे दल मिलकर बैठकर विचार करेंगे। जो अभी चल रहा है विचार विमर्श सर्वदलीय बैठक में, लेकिन अफसोस यही है कि इस विचार मंथन में नरेंद्र मोदी की भागीदारी नहीं हो रही है। आज इस बैठक में नरेंद्र मोदी नहीं है। आखिर क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तमाम बैठकों को छोड़ देते हैं, सर्वदलीय बैठक छोड़ देते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली क्यों कर रहे थे? जरा उस तस्वीर को दिखा दीजिए। नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दिखा रहे थे, जरा दोबारा दिखाइए। ये देखिए, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? दुखद है। ये चल क्या रहा है? ये आज की तस्वीर है, लोग मर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली की जगह बिहार से देश और दुनिया को संदेश देने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति। क्या पहलगाम के बाद बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है? आइए, ये एएनआई का ट्वीट देख लीजिए। ऑल टॉप जेडीयू लीडर्स आर इंगेज्ड इन द प्राइम मिनिस्टर्स, क्योंकि जेडीयू इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं है। और जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार का कहना है कि ये सब लोग प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आज बिजी थे, इसलिए वो यहां नहीं आ पाए। सो वी आर नॉट एबल टू अटेंड द ऑल पार्टी मीटिंग। वॉट एवर डिसीजन विल बी टेकन इन द मीटिंग, JDU will stand with the government decision and support the government in the country। ये बात यहां पर लिखी जा रही है। पवन खेड़ा ने इस पे लिखा है, प्राइम मिनिस्टर्स प्रायोरिटी इज इलेक्शंस, JDU प्रायोरिटी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑल पार्टी मीटिंग ऑन टेरर अटैक कैन वेट। ये कहा जा रहा है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं। तो दोस्तों, यही राजनीति है। इस बात को देश के लोगों को समझने की जरूरत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिर पहलगाम के बाद बीजेपी का चेहरा क्यों उजागर हो रहा है? हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत ही संवेदनशील मामला है दोस्तों, और कल भी हाथ जोड़कर उन तमाम भुक्तभोगियों के, उन परिजनों को जिनके घर तबाह हो गए, जिनका परिजन आज जिस परिवार का सदस्य आज इस दुनिया में इस आतंकवाद की भेंट चढ़ गया, वो नहीं है, उन सबको श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को ईश्वर भगवान अल्लाह शांति प्रदान करें। बार बार कह रहा हूं, लेकिन जो लोग भी इस पर राजनीति कर रहे हैं उनके प्रति भी गहरी संवेदना नहीं, गहरा दुख है और क्षोभ है, कष्ट हो रहा है ये कहने में कि आज राजनीति क्यों हो रही है। जरा सोचने की जरूरत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आना चाहता हूं पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे ही शुरुआत करूं। कहां से शुरू करें प्रशांत जी? निशिकांत दुबे के उस ट्वीट से जिसमें नेहरू जी के पास आ गए वो, कलमा पढ़ने से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंग्रेजी और हिंदी में दिए इस हंसी ठिठोली वाले मंच से, या दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से जिसमें प्रधानमंत्री नहीं है? बात करेंगे, दूर तलक जाएगी, लोग कहेंगे आप राजनीति कर रहे हैं। आप यहां इस मंच से देश इस वक्त गमगीन है, उसमें आप मिर्च डालने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं।
लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की जरूरत है, आखिर हम किसकी भेंट चढ़ रहे हैं? प्रशांत टंडन जी, आपका विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी, जो ये हादसा हुआ और हाल के वर्षों का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, ये मेरे ख्याल से मुंबई अटैक के बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला जिसमें कि इतने नागरिक मारे गए हो, ये नहीं हुआ इस देश में। तो उसका जो एक्शन है, उस पर जो एक्शन है, उसकी क्लैरिटी नहीं है। क्या कोई उच्च स्तरीय जांच बिठाई गई? क्या कोई जवाबदेही तय की गई? क्या लोगों का कॉन्फिडेंस, भारत के नागरिकों का और खासकर जो कश्मीर जाने वाले लोग हैं या अभी भी तमाम लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जाए? उनका कॉन्फिडेंस क्या बिहार इलेक्शन को देखते हुए किसी रैली से हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक कि आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे। पाकिस्तान की ज़मीन से आतंकवादी कार्रवाइयाँ होती हैं। पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, उनका आईएसआई उसमें शामिल रहता है। इस बात का कोई वो प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं, इतनी बार ये हो चुका है। लेकिन उसी आईएसआई को पठानकोट हमले में बुलाया गया जांच के लिए। किसने बुलाया? मोदी सरकार ने बुलाया। पाकिस्तान से संबंध हमारे पिछले प्रधानमंत्रियों ने यहाँ तक रखे थे कि जब तक आप कोई आतंकवाद को डिसमेंटल नहीं करेंगे, आपसे हम कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ नहीं गए। वाजपेयी जी लाहौर के बाद, उसके बाद करगिल के बाद कभी नहीं गए। लाहौर गए, उसके बाद करगिल हो गया जी। तो आप नवाज शरीफ क्या पहुंच गया बिना बुलाए? आपने उनको शपथ ग्रहण पे ही बुला लिया। कौन इनको एडवाइस कर रहा था कि जब तक पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कमिटमेंट ना आए और उसके प्रमाण ना मिले कि वो आतंकवाद के नेटवर्क को डिमोलिश कर रहा है, तब तक आपको उनसे संबंध समान नहीं रखने चाहिए थे। संबंध उतने रखते हैं कि जितना एक पड़ोसी देश के नाते होने की वजह से होता है, और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। अगर पुलवामा के समय भी आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक में आपने एक चुनाव जीतने का एक फार्मूला बना लिया, लेकिन आतंकवाद को जड़ से भारत की जमीन से खत्म करने की कोई योजना नहीं थी। अगर योजना होती तो पुलवामा के बाद एयरबेस पे अटैक हुआ हमारे, पुलवामा के बाद तमाम आतंकवादी घटनाएं होती नहीं लगातार। उसके बाद भी आप देखिए कि अब इतनी बड़ी घटना हो गई। जब तक आप एक बड़ी जांच नहीं बैठाएंगे और उसमें जवाबदेही नहीं तय करेंगे कैसे ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कैसे इसको भविष्य में ऐसे कोई आतंकवादी कार्रवाई ना हो पाए, उससे रोका जा सकता है जी। आप पाकिस्तान को पनिश कीजिए। आपने इंडस रिवर टीटी को जो है वो अभी सस्पेंड कर दिया। आप ये सब कदम उठाइए, लेकिन क्या इससे आतंकवाद रुक जाएगा? पहली बात। दूसरी बात कि ये जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, मैं उनकी बात को बहुत वजन नहीं देता हूँ, इसलिए क्योंकि वो मंत्री नहीं बनाए गए, तो उसका एक उनके अंदर नाराजगी है मोदी साहब से, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि इंडस रिवर को आपने ब्लॉक कर दिया तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आपने टीटी को रोक दिया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जी। नदी का पानी आप रोकेंगे कैसे? और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज में नदियां होती है, चाहे तीस्ता हो
चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे सिंधु नदी हो या दूसरी नदियाँ हो, वो एक अंतर्राष्ट्रीय हमारी वो भी है, गारंटी भी है तमाम ग्लोबल पावर्स को भी, वैश्विक कूटनीति को भी। और इसलिए ये तो आवश्यक होता है कि नदी, क्योंकि हम भी तो कहीं से पानी लेते ही हैं। जी बिल्कुल। जैसे एयर स्पेस की बात है, पाकिस्तान ने एयर स्पेस अपना बंद कर दिया। अब 2019 के बाद भी एयर स्पेस बंद हुआ था, तब भारत की एयरलाइंस को 550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और यूरोप और अमेरिका और मिडिल ईस्ट जाने वाली जो फ्लाइट है उनमें टाइम और फ्यूल दोनों एक्स्ट्रा लगता था। तब से अब तक में 50% फ्लाइट बढ़ गई है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भारत से, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। ये सब इम्पैक्ट भारत झेलने को तैयार है अगर इससे आतंकवाद रुकता है तो। और पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकत की तो पाकिस्तान को पनिश करना चाहिए, एक मजबूत डिप्लोमेटिक जो रिस्पांस जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो पिछले 2-3 दिन में हुई है, जिसके कि आज मोदी जी की जो तस्वीर आपने दिखाई नीतीश कुमार के साथ, वो ऐड करेगी। बीजेपी ने और खासकर मोदी सरकार ने बहुत एफर्ट लगाया, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ इस बात को लेकर कि कश्मीर के लोगों के ऊपर, कश्मीर पे चुनाव जीतने का काम हुआ नॉर्थ इंडिया में। और आप देखिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में या जो ये गोदी मीडिया है पूरा लगाया गया, कश्मीर के लोगों को एक खूंखार आतंकवादी, पत्थरबाज क्या नहीं कहा गया। और अब आप देखिए कि जो हमारे सैलानी वहाँ पे गए थे, जिनके ऊपर हमले हुए या जिनके परिवार के लोग मारे गए, उन सब के वीडियोज आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि कैसे कश्मीरियों ने मदद की उनकी। घोड़े वाले ने, होटल वाले ने, टैक्सी वाले ने पैसे नहीं लिए। और जो एयरलाइंस है कॉर्पोरेट की, वो कॉर्पोरेट जो है वो उनसे 4 गुने पैसे ले रहा है। वो 25,000-30,000 रुपए का टिकट कर दिया, जो टिकट 6,000-7,000 रुपए का है जी। तो कश्मीर के बारे में पूरे देश में अब जो इमेज जा रही है वो बड़ी पॉजिटिव है। इसके लिए कश्मीर के लोग और खासकर उन परिवारों के लोग जो भुक्तभोगी परिवार है, उन्होंने सच बोला कि मीडिया के सामने आके, कैमरे के सामने आके सच बोला। तो इन 2 वजह से पूरा जो नैरेटिव था पिछले 10 साल का कि कश्मीरी मतलब पत्थरबाज, कश्मीरी मतलब आतंकवादी, अब लोगों को कश्मीर के लोगों का एक मानवीय चेहरा भी दिखाई दे रहा है जी। तो अब क्या सवाल है कि ये अभी शुरुआत है, तो क्या कश्मीर के लोगों को बदनाम करके अब आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में चुनाव जीत पाएंगे? ये काउंटर नैरेटिव बड़ा ऑर्गेनिक ढंग से अपने आप किसी ने नहीं किया। देखिए सच में कितनी ताकत होती है कि सच सामने निकल आता है। वो सच सामने निकल आया। अब देश की जनता आतंकवाद को और कश्मीर के लोगों को अलग अलग करके देख रही है। ये एक बड़ा नुकसान पॉलिटिकली इनको हुआ है मोदी जी को कि अब कश्मीर के नाम पर अगर कश्मीर के लोगों को बदनाम करके आप अगर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे तो मुझको नहीं लगता कि ये भी संभव होगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे आपके पास आता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रविकांत जी अलग अलग मसलों पे। मामला सिर्फ एक वही है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, सरकारी तौर पर आधिकारिक जो पुष्टि हुई है, मृतकों की संख्या 26 बताई गई है, जिसमें 2 विदेशी हैं और उसके अलावा बाकी 24 जो हैं वो इंडियन हैं।
फाइनली कल जब सीसीएस की बैठक हुई, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने इस बात की घोषणा की कि इतने लोगों की मौत हो गई है। चलिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात, दूसरी तरफ आज अभी इस वक्त जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उधर सर्वदलीय बैठक दिल्ली में चल रही है। उस बैठक में नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी बिहार गए, बहुत आज उनको कानपुर भी जाना था, वो भी रद्द करवाई उन्होंने, उधर रद्द करके ही लौटे सऊदी अरब से, लेकिन बिहार जाना वो नहीं भूले। सवाल यहीं से पैदा होता है कि सर्वदलीय बैठक उसको भी छोड़ दिया, बिहार गए। बिहार में नीतीश बाबू का भाषण भी आपने सुना होगा और नीतीश बाबू के क्रियाकलाप को भी देख लिया आपने स्टेज पे। हंसी ठिठोली बिल्कुल रुक नहीं रही। इतना गमगीन माहौल है पूरे देश का। पूरे देश में दो तरह के भाव पैदा हो गए हैं। एक, हमारी सुरक्षा आखिर कौन करेगा? आज कश्मीर है, कल कहीं और भी हो सकता है। और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि 26/11 के बाद ये पहला इतना बड़ा इंसिडेंट है। पुलवामा वाली घटना जो थी वो हमारे सैनिकों पर थी, 40 लोग उसमें शहीद हुए थे, लेकिन ये ताबड़तोड़ गोलियां, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया उसकी पुष्टि नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, है इंसान, सबका खून एक है और मारे गए सब उस हिसाब से भी। बाद में इस धरती पे आने के बाद आप आइडेंटिफाई होते हैं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। इसलिए, लेकिन जब मारा गया, जितने मारे गए हैं सबके लहू का रंग एक लाल था और वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसलिए यहां पर जो अब सियासत हो रही है, इस देश को जिस ढंग से बांटा गया है वो अलग, दूसरी तरफ एक दूसरी सियासत। हमको किसी भी रूप से बिहार चाहिए, आखिर है क्या? हमको सर्वदलीय बैठक में नहीं जाना है, लेकिन बिहार जाना है। बात क्यों नहीं होनी चाहिए प्रोफेसर साहब? क्यों नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है देश में? आप और हम सुरक्षित हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए हमारे देश के इन रहनुमाओं से? देखिए राजीव जी, ये सवाल जो आप और हम पूछ रहे हैं, ये सवाल आज उस मासूम बच्चे ने भी पूछा जिसने अपने पिता को खोया, और बहुत स्थित प्रज्ञ होकर के वो ये सवाल पूछ रहा था कि पहलगाम में सिक्योरिटी कैसे चूक हुई। वहां पे गोलियां चलती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं, लोगों की कराह, लोगों का रोना, लोगों का गुस्सा, लोगों की बदहवासी, ये सब चल रहा था, लेकिन वहां सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा गार्ड नहीं थे। उस जम्मू कश्मीर में जहां पर सारी ताकत सरकार लगा करके बैठी, जहां आपने 370 खत्म किया, नोटबंदी आपने की, ये कह करके कि टेररिज्म की कमर टूट जाएगी, और ऐसे लग रहा था जैसे वहां स्टेट है ही नहीं। स्टेट में बात कर रहा हूं उस सिक्योरिटी की, और लोग इस बात को महसूस करके मदद कर रहे थे, और कश्मीरी लोग मदद कर रहे थे। ये जो खेल हुआ, कई बार एक पटकथा जैसा लगता है। अच्छा हो कि ये ना हो, कोई नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो, लेकिन जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जितने लोगों का लहू बहा है, वो लहू ये सवाल पूछ रहा है कि क्या इस देश के लोग सुरक्षित हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्री जो इतनी सारी सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो क्या अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते? और सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर अपनी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं करते? जी। किसी ने कह रखा है कि नहीं, आपको इसी पद पे बने रहना है। उसके बाद क्या हुआ, जरा उस टूल किट को थोड़ा विश्लेषित करने की जरूरत है। इन 2 दिनों के भीतर जिस तरह के मैसेज प्रसारित हुए, जम्मू कश्मीर के आधार पर पूरे देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया,
और जरा इस बात पर गौर कीजिएगा राजीव जी कि जो आज सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, जो समाज आज सबसे ज्यादा खतरे में है, पिछले 10-11 साल से जिसकी लिंचिंग हुई है, 100 लोगों की लिंचिंग हुई, उस समाज को ही आज खतरा बताया जा रहा है। और खतरे में किसको बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि साहब जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी। लग रहा कि जो आतंकवादी थे वो वहां कलमा सुन रहे थे। आतंकवाद की न तो कोई धर्म होता है और न गोली कोई मजहब देखती है कि किसके लगेगी। वो बर्बर हैं, वो आतंकी हैं, उनका काम है केवल आतंक पैदा करना, लोगों की हत्याएं करना, लोगों को मारना। लेकिन उसमें भी आप हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं और बाकायदा आप ऐसे लग रहा है जैसे प्रोजेक्ट दिया गया है। मोदी मीडिया जिस तरीके से इन्वॉल्व हुआ कि एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछा जाएगा, केवल मुसलमान को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये पाकिस्तान तो बाद में आता है राजीव जी। पाकिस्तान के बिना पर आप इस देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं, कश्मीर के लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो लगातार अपने सैलानियों की सुरक्षा में लगे हुए थे। एक नहीं दसियों उदाहरण सामने आए। किसी ने अपने घर में पनाह दी और ऐसे लगता है जैसे हर बार मुसलमानों को अग्नि परीक्षा देनी है। कुंभ में अगर भीड़ अनियंत्रित हुई तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी। कोरोना काल में लोगों को पनाह देने के लिए मस्जिदें खोल दी, गुरुद्वारे खुले थे। लेकिन जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जरा बताने का कष्ट करेंगे कि कितने मंदिर खुले थे। आरएसएस कहां था उस समय? ये करणी सेना कहां थी? जो तमाम सेनाएं संगठन है वो कहां थे सब? आज भी है क्या? नहीं, केवल राजनीति करना है, केवल नफरत पैदा करना है। और जितनी निर्लज्जता के साथ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, अब बिहार क्यों पहुंचे, बाकी जगह क्यों नहीं? क्योंकि बिहार में चुनाव है, सीधा सब जवाब है। इस देश का कौन व्यक्ति है जो ये जवाब नहीं जानता है? क्योंकि मोदी के लिए सिर्फ सत्ता, सिर्फ चुनाव जीतना, और वो जो गृह मंत्री हैं उनका काम रह गया है विधायक खरीदना, विधायकों को अपनी तरफ मिलाना, ईडी सीबीआई के जरिए डराना, सिर्फ ये काम रह गया। तो टेररिज्म को आप कैसे रोकेंगे? कोई महत्वपूर्ण नहीं है इस देश में, कोई व्यक्ति, उसकी कोई जीवन की गरिमा नहीं है प्रधानमंत्री की निगाह में। केवल और केवल उनकी निगाह में वो एक वोटर मात्र है जो उनकी सत्ता का साधन है। नरेंद्र मोदी के लिए इस देश का नागरिक केवल साधन है उनके सत्ता सुख के लिए। और इसीलिए वो निर्लज्जता के साथ मंच पर जाकर के और नीतीश कुमार के साथ हंस सकते हैं, ठिठोली कर सकते हैं, लेकिन टेररिज्म को समूल नष्ट करने के लिए, कोई कार्रवाई करने के लिए, और विपक्ष ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, सैल्यूट करना होगा विपक्ष को। राजीव जी, ये लोकतंत्र बनता है इससे। कोई सत्ता ने समर्थन नहीं मांगा था। पहले सरकारें होती थी जो कहती थी कि विपक्ष का हमको समर्थन चाहिए, लेकिन आज विपक्ष खुद खड़ा हुआ है। उसने कोई सवाल इस तरह का नहीं पूछा। उसने कहा कि नहीं, सबसे पहला तो यह है कि जो भी उसमें गुनहगार हैं उनको सजा मिले और आतंकवाद की घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार कदम उठाए। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, आतंकवाद को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन बीजेपी को सिर्फ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना है, जम्मू कश्मीर के नाम पर उन्हें बिहार में वोट हासिल करना है। ये जो थिथराई है, ये जो निर्लज्जता है, इस निर्लज्जता का कोई विकल्प नहीं है। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, किसी के हृदय को नहीं बदल सकते। अब ये है तो मोदी जी गुजरात से ही, लेकिन गांधी की छाया भी नहीं है उनके ऊपर कि थोड़ा हृदय कहीं परिवर्तन हो जाए। देश ये जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन स्टेट को जिस तरीके से कब्जे में किया है,
सत्ताधारी लोगों ने आरबीआई से लेकर के सीबीआई तक, इनकम टैक्स से लेकर के और ईडी तक, उसके जरिए विपक्ष पर ही नहीं, इस देश के नागरिकों पर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर और जो असल में पत्रकार हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए लगातार इस तरह की कार्रवाइयां और लगातार टॉर्चर करना, तो सत्ता के संरक्षण में लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को ही करने में और चुनाव जीतने में मोदी जी मस्त है, अमित शाह खुश है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अगर थोड़ी शर्म लाज हया होती तो वो रेड कारपेट पर चलकर जाकर के श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। जिन घरों के बच्चे खोए हैं, जिनके परिवार के लोग गए हैं, उनके चूल्हे नहीं जले। पहलगांव के लोगों ने अपना चूल्हा नहीं जलाया रात को, वो उतने ही दुखी थे जितने गमज़दा इन परिवारों के लोग थे, जितना ये पूरा देश था। लेकिन फिर भी उनको बदनाम करना, ये जो ओछी राजनीति है, वो इन्हीं संघियों, दक्षिणपंथियों के ही जरिए आ सकती है इस देश में। बाकी और किसी भी राजनीतिक दलों से आपकी बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी कोई राजनीतिक दल इस तरह की ओछी और निर्लज्ज राजनीति कभी नहीं करता है। राजीव जी जी, राजनीति, अगर राजनीति हो रही है इस घटना के बाद, या राजनीतिक रोटियां सेकने की, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, तो ये दुखद है। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे समझना चाहता हूं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो कुछ हो रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। राजीव जी, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं गए, ये एक तरह से देश का अपमान है, देशवासियों का अपमान है और आतंकवादी हमले में हताहत हुए लोगों के परिवारों का अपमान है। ये हमला किसी व्यक्ति पर नहीं था, पर्यटकों पर नहीं था, भारत पर था। और भारत की सरकार को चाहिए था कि इसका प्रतिरोध करती, इसका प्रतिकार करती। और इस तरह हंसी ठट्टा करके प्रधानमंत्री ने यह साबित किया कि उनके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए वोट महत्वपूर्ण है, और ऐसी घटना को वो कोई ज्यादा महत्व नहीं देते। पुलवामा में हम देख चुके हैं, पुलवामा कांड जब हुआ तो प्रधानमंत्री को कितने घंटे बाद खबर मिली, या खबर उन्हें मिली पर उनका रिएक्शन कितने घंटे बाद आया था। ऐसे मौके पर जब पूरा देश ये आशा करता है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ होने चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं आए, तो ये बहुत ही दुखद बात है। दूसरी बात यह कि इस देश के लोगों ने और जनता ने, आम जनता ने ये बात साबित कर दी कि आतंकी जो चाहते थे वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो रहे हैं। देश में उन्हें लगा कि इसके बाद दंगा होगा, दंगा भड़काने की कोशिशें बार बार होती रही। इस तरह के ट्वीट किए गए कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। इस तरह के घटिया ट्वीट भी किए गए बीजेपी के नेताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से, जो बहुत ही शर्मनाक है। मूल बात यह कि हम जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम जो कह रहे थे कि 370 के बाद अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद या आतंकवाद खत्म होगा, वो नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। तो कहां कमी है, सरकार को यह बात सोचनी चाहिए। और सुरक्षा बलों के इंतजाम क्या थे? कुछ दिनों पहले मैं इजिप्ट गया तो वहां मैंने देखा कि पर्यटकों की एक बस के साथ लगभग उतने ही, बस में जितने पर्यटक थे लगभग उतने ही सुरक्षा बल के जवान थे, क्योंकि वहां की सरकार नहीं चाहती कि पर्यटक उससे प्रभावित हों, पर्यटन का उद्योग प्रभावित हो। तो सरकार को चाहिए था कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाते। लगातार सरकारी दावा है संसद में कि आतंकी घटनाएं घटी हैं, कैजुअलिटीज कम हुई है, सैनिकों की कैजुअलिटी भी, शहादत कम हुई है, नागरिकों की कैजुअलिटी कम हुई है, और आतंकवादियों के मारने की संख्या बढ़ी है। तो ये सारे तथ्य वो हैं जो बताते हैं कि सरकार जो कह रही है स्थिति वो नहीं है। सवाल ये कि आतंकवाद के खात्मे के लिए अब जो कदम आपने उठाए हैं, आप सिंधु का पानी समझौते को आप रद्द नहीं कर सकते, रद्द करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, ये सारे लोग जानते हैं। और पाकिस्तान की जनता ने क्या गुनाह किया है, ये बात भी है कि पानी आप कैसे रोक सकते हैं। 80% खेती इसी नदी के, इन्हीं हमारे यहां से गुजरने वाली नदियों के पानी से होती है। तो इन सिंधु समझौते के रोकने से
जो 6 नदियां जिनका पानी, 5 मुख्य नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान को जाता है, उसमें प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी बात, आपके पास इतनी शक्ति है ही नहीं, इतने बड़े बड़े बांध है ही नहीं कि आप पानी रोकें। फिर दूसरी बात, अटारी बॉर्डर रोकने की बात है। अटारी बॉर्डर में आप पाकिस्तान को जाने वाला माल रोकेंगे, लेकिन अफगानिस्तान जाने वाला माल कैसे रोकेंगे? उसी बॉर्डर से होकर हमारे सड़क मार्ग से हमारा यातायात होता है, अफगानिस्तान तक हमारा सामान जाता है। अगर पाकिस्तान में कुछ चीजों की कमी होगी तो तय माने कि भारत में भी कुछ चीजों की कमी होगी। डॉक्टर लोहिया जिस तरह की बातें करते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देश एक साथ मिलकर बैठें और एक अपना महासंघ बनाए, हमारी समस्याएं हमारी अपनी हैं, हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजना है, हम स्थायी समाधान नहीं खोज रहे। हम पाकिस्तान से अपने विरोधों को, अंतर विरोधों को, अपने प्रतिस्पर्धा को या दुश्मनी तो कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो अभी तक हमारा मोस्ट फेवर्ड कंट्री था तक कुछ साल पहले तक, अब शायद वो नहीं है, तो हमारा मोस्ट फेवर्ड कंट्री था, है, हमारा सबसे नजदीकी है और भारत का ही हिस्सा था। तो इन सब बातों को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। अभी मैंने सुना कि जो 2 फिल्में, अबीर गुलाल एक फिल्म लगने वाली थी 9 मई को, उसका वितरण रोक दिया गया है, फिल्म अब नहीं लगेगी क्योंकि पाकिस्तानी कलाकार उसमें। एक और फिल्म दिलजीत दोसांझ की थी, उसमें एक पाकिस्तानी कलाकार थे, उसको भी रोक दिया गया। तो जब हम हमारी संस्कृति को रोकेंगे, आतंकवाद के नाम पर हम अपने आप को एक कोकून में बंद करना चाहेंगे, तो हम कैसे आगे जाएंगे? दूसरी बात है कि स्थायी समाधान हम क्यों नहीं खोजते? और जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी, जिस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं कि मोदी ने धमकी दी, मोदी ने कह दिया, मोदी चेताया, तो इस तरह की बातें, इससे हम कोई भला नहीं कर रहे हैं। मूल बात यह है कि हमारे देश के लोग इतने बुद्धिमान हैं कि ऐसी अफवाहों पर, मीडिया की ऐसी खबरों पर भी देश में लोग शांति से रह रहे हैं। मदद करने वाले लोग सभी थे और जितने भी लोग मारे गए, मृतक, उस पर्यटकों को मारा आतंकियों ने, उनमें से 26 लोग भारतीय नागरिक थे। वो कोई हिंदू नहीं थे, कोई मुसलमान नहीं थे। ये कहना कि इतने हिंदू थे, एक मुसलमान भी था या 2 मुसलमान थे, ये सारी बातें निहायत घटिया हैं और इस तरह की बातों को मीडिया को भी तवज्जो नहीं देना चाहिए और ना हमारे नेताओं को तवज्जो देना चाहिए। मूल बात कि जिस तरह मोदी जी चुनाव को तवज्जो देते हैं, चुनाव की गतिविधियों को महत्व देते हैं, उन्हें सर्वदलीय बैठक में जाना था, देश की जनता से अपील करनी थी कि हम सब एक हैं, हम आतंकवाद से नहीं झुकेंगे। मुझे अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री कश्मीर जाएंगे, वहां जाकर वे कुछ संदेश देंगे कि हम कश्मीर के कारोबार को ठप नहीं होने देंगे, कश्मीर में जो लोग हैं, पर्यटन में हम कोई कमी नहीं होने देंगे, पर्यटकों की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, किसी के रोजगार को प्रभावित नहीं होने देंगे। होना ये था, लेकिन हम ये बातें नहीं कर रहे कि हम इतने गैर जरूरी बातों में उलझाए हुए हैं देश के लोगों को, और खास करके दुबे जी जैसे लोग, जो बीजेपी के सांसद है गोड्डा से, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं निशिकांत जी, तो मुझे लगता है कि ये हमारे नेताओं का स्तर है, जो कारपोरेट में काम करते थे, 4-4 बार के सांसद हैं और वो ये बयान देते हैं, इस तरह के घटिया बातें करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत थी कि मोदी जी हों या राहुल गांधी हों, कोई भी हो, पूरा देश एक है, संकट की घड़ी है। ये हमला पर्यटकों पर नहीं है, देश पर है, देश के नागरिकों पर है। और अगर एक नागरिक की भी इस तरह के आतंकी हमले में मृत्यु होती है, एक नागरिक की भी जान जाती है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को आगे आकर कहना चाहिए था, ये कहना था कि कश्मीर हमारा अंग है। जब हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अंग है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, तो कश्मीर के लोग भी हमारे हैं, उनके लोगों का रोजगार, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रधानमंत्री कहते कि नहीं, हम जो आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर कोई पर्यटक नहीं जाए, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम पर्यटन चलने देंगे। पर्यटकों से अपील करते कि आप आइए, कश्मीर अभी भी उतना ही सुंदर है, कश्मीर के लोग अभी भी उतने ही अच्छे हैं, जैसे कि देश के सभी नागरिक अच्छे हैं, वैसे कश्मीर के लोग भी अच्छे हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री कहते तो उसका एक अलग संदेश जाता, वैश्विक संदेश जाता। पुरानी बातों को दोहराने से, गालियां देने से और चुनावी लक्ष्य पूरे करने से कोई बात नहीं। दूसरी बात, पाकिस्तान को जिस तरह की धमकी देने की भाषा इस्तेमाल की जाती है कि हमने ये कर दिया, और अखबारों में जो आ रहा है
उसका कोई दीर्घकालिक हल नहीं। एक भी बात आप देखिए, लंबे समय तक आप टिक नहीं पाए। ना आप पानी रोक सकते हैं, ना आप वीजा रोक सकते हैं, ना दूतावास के लोगों को रोक सकते हैं, ना अटारी बॉर्डर रोक सकते हैं। रोक कर क्या सकते हैं? क्योंकि इतने घने रिश्ते हैं हमारे एक निकटतम पड़ोसी से कि आप उसको क्या कर लेंगे। पानी रोकने के लिए आपके पास बांध है क्या कि आप इतना पानी रोक सकते हैं? और अभी तो गर्मियों में हिमालय से बर्फ पिघल कर नदियों में बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। इतना पानी और बढ़ेगा तो ये पानी आप कहां इस्तेमाल करेंगे? क्या भारत में बाढ़ आ जाने देंगे आप? निश्चित ही नहीं बाढ़ आने देंगे। तो इस तरह की बातें करके राजनीतिक कटुता का मामला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमकीबाजी, ये भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं थी। जो बोलना चाहिए था वो ये कि संकट की जरा सी भी कोई छोटी से छोटी घटना, हम सब एक हैं, भारत के सभी लोग एक हैं। वे किसी जाति को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वे केवल संविधान को मानते हैं और भारत के तिरंगे को मानते हैं। ये बात प्रधानमंत्री से कहने की अपेक्षा थी, लेकिन ये बात उन्होंने नहीं कही। और इसके बजाय विपक्ष का रुख देखिए, विपक्ष ने अपने स्वविवेक से इस पूरे मामले पे अपनी बातें कही, पाकिस्तान की निंदा की, आतंकियों की निंदा की। लेकिन ये इतनी घिसी पिटी बातें हो गई, आतंकवाद की हम निंदा करते हैं, हम बदला लेंगे, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं। आज की तारीख में इस 24 अप्रैल 2025 को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है, बदल रही है। और अगर हमारे नेता नहीं बदल रहे हैं तो वे देश को आगे ले जाने का काम नहीं कर रहे हैं, वे देश को पीछे ले जा रहे हैं या आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। देश के आगे बढ़ते देश के ऊपर बेड़ियां डालने का काम कर रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कई बार पिछले 11 साल 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से भी एक ही डायलॉग, आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया सुन ले, ऐसे डायलॉग से अब काम नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ कीजिए। अगर आप इतना ही चाहते हैं कि इस देश में सब कुछ अच्छा रहे, सब अच्छे रहें, मोदी 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 का गुणगान होता रहे, तो कम से कम ये करना पड़ेगा। उधर जम्मू कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। एक सर्वदलीय बैठक की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं जो दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे जबकि बाकी तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। और दूसरी चीज कि उसमें जेडीयू का एक भी नेता नहीं पहुंचा, एक भी सांसद नहीं पहुंचा है। जेडीयू का कहना, जेडीयू के एक्टिंग प्रेसिडेंट संजय झा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा चूंकि आज बिहार की थी, इसलिए सारे सांसद बिहार में बिजी थे उनकी यात्रा में, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं और जो भी सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया जाएगा वो हमारे लिए मान्य होगा। मामला यहां मान्य होने का नहीं है। एक डिसीजन कल तो ले लिया गया सीसीएस में, किसी ने उसके खिलाफ बोला क्या, उसकी समीक्षा भी की क्या? हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, अटारी बॉर्डर से लेकर बाघा बॉर्डर तक क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों की चर्चा कर रहे थे। निर्णय तो मान्य होगा ही, जब देश की बात आएगी तो सारे दल एक साथ हो जाएंगे। लेकिन आपकी आत्मा क्या कहती है कि आपको नहीं रहना चाहिए? चलिए लेकिन सुनते हैं उधर सर्वदलीय बैठक में उमर अब्दुल्ला जो अपने राज्य की सर्वदलीय बैठक उन्होंने की है, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, मीडिया को क्या बताया, सुन लीजिए। We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony, and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values, and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals, whether traveling or residing outside Jammu and Kashmir, must be safeguarded against any form of harassment, discrimination, or intimidation. We call upon all political parties, community leaders, religious institutions, youth groups, civil society organizations, and media organizations in J&K and the nation to maintain calm, resist provocations of those who seek to disrupt harmony, and continue working together for peace and development of the region.
unanimously adopted on 24th April 2025 in Srinagar by the consent of all members present at the all-party meeting. Thank you. तो सुन रहे थे आप यहाँ पर मीडिया से लेकर तमाम, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज हो या सरकारी संस्थाएं हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबसे ये अपील, शांति की अपील की गई है। और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला वहाँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वो अपनी बात रख रहे थे, और इधर ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं रहना भी एक प्रश्न चिन्ह, एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तपती धूप में बिहार में, अब बिहार के मधुबनी आप जानते हैं मिथिलांचल है, वो मिथिला का एरिया है, दरभंगा मधुबनी ये पूरा एरिया, और वहाँ जाकर भाषण देना और वहाँ बड़ी बड़ी बातें करना ये उनको जायज़ लगा। 140 करोड़ रुपए का या उससे ज़्यादा का वहाँ उनके शब्दों में सौगात बांटना, चुनाव से पहले जो बांटते हैं वो सब करना उनको आज मुफीद लगा। लेकिन ये नहीं कि यहाँ दिल्ली में इस आयोजन में, जिसमें सर्वदलीय बैठक में एक फैसला लें कि आगे करना क्या है, इस आतंकवाद का खात्मा आखिर कैसे करना है। 2016 में नोटबंदी की, कहा आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया। उसके बाद 2019 में पुलवामा की घटना घटती है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं। फिर कहा गया कि हम पाकिस्तान को मजा चखा दिए, वहां सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए हम लोगों ने। उसके बाद क्या होता है फिर देख लीजिए। कश्मीर में शांति बहाल हो रही थी, बकौल सेना के कुछ लोग, एक्सपर्ट्स कहना है कि 1,80,000 वहां के पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? जहां पर 1000 से ज्यादा पर्यटक थे वहां एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। ऐसे कई सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सरकार को, इस देश की जनता को देना चाहिए। लेकिन सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग और खासकर जन नेता जो हैं वो वीडियो बना बनाकर हिंदू और मुसलमान करने में लगे हुए हैं, जो दुखदाई है। आना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास, बहुत कुछ आपके पास है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। 2014 का एक ट्वीट भी देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज का भाषण भी देख रहा हूं। कल जो बात कहते थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी जब वो बात कहते थे, यूपीए की सरकार थी, और 2000 जो मुंबई वाला 2009 का जो था, 2008 का 8 का जो था 26/11 वाला मामला, उस पर भी उनका भाषण, उनके बयान वो भी सुना, आप सब लोग सुन रहे होंगे। मोदी जी वही बात रिपीट कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ये होता है पंकज जी कि उनके चाहने वाले लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि हमारे नेता वही बोल रहे हैं, एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, फिर भी मोदी 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 किए जा रहे हैं। भाई आज मोदी मोदी नहीं, आज आतंकवाद के खात्मे के लिए आपके पास अगर कुछ है तो आप बताइए। कलमा मत पढ़ना सीखिए। आप कह रहे हैं कि हम कलमा पढ़ना सीख रहे हैं, इससे काम चलेगा? देखिए, दुर्भाग्य यह है कि हमारे कश्मीर में जो पिछली जितनी भी घटनाएं हुई उसके बाद में हमने अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की। असल समस्या है कि कश्मीर जो है इस समय दो बड़े गुटीय संघर्ष में चल रहा है। एक गुट डोभाल साहब का है, दूसरा अमित शाह का है। ये जो आपने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को हटाया गया है, इसमें क्या हो रहा है? देखिए, कश्मीर में 6 बड़ी एजेंसीज का इंटेलिजेंस नेटवर्क है। आईबी का है, रॉ का है, MIA मिलिट्री का है, CRPF का है, BSF का है और लोकल इंटेलिजेंस है। अब आधी एजेंसीज डोभाल साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं और आधी अमित शाह को कर रही है। और इस खींचन तान में जब एक बात सामने आ रही है, 6 या 7 तारीख के आसपास कुछ इंटरसेप्ट किया गया था, उसके बावजूद एक ऐसा पर्यटन स्थल जहां पर 2000 से ज्यादा लोग जा रहे हैं, जहां पर जाने का कोई सड़क मार्ग नहीं है, वहां पर 5.5 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है या घोड़े से जाना है। उस ओपन मैदान में, यानी जो बुग्याल वाले इलाके होते हैं जहां पर पहाड़ों के बीच में मैदान होते हैं, वो आमतौर पर बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं कहे जाते हैं। उन जगहों पर एक भी आदमी का नहीं होना, आप यकीन करेंगे 1.5 घंटे बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्स पहुंचेगी। सिक्योरिटी फोर्स पैदल पहुंचेगी वहां पर। वहां पर आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों हटाई गई? उसको हटाने वाले कौन लोग थे?
इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय करने की जब बात होती है, जब बात होती है कि इस चीज के ऊपर अजीत डोभाल, अमित शाह और एलजी को इस्तीफा देना चाहिए, तो मोदी भक्त जो अपने आप को मोदी का परिवार, मोदी भक्त, जय श्री राम, असली हिंदू लिखते हैं, वो केवल आपको मां और बहन की गालियां देते हैं। असल ये है कि आरएसएस ने अपना जो प्रशिक्षण है वो अपनी नेकर की साइज का रखा है। नेकर की साइज का यानी जहां पर नेकर बांधते हैं कमर से लेकर और घुटने तक के बीच का जो अंग है उसके बीच में उनका पूरा विमर्श होता है। वो लोग यौनिक रूप से कुंठित हैं और जब कभी आप तथ्य की, प्रमाण की, तार्किकता की, देश की बात करेंगे तो उनका जो विमर्श है सिर्फ के अंदर के उसी हिस्से के आसपास घूमता रहता है। और दुर्भाग्य है, समझ में नहीं आता ये इन लोगों को, जो लोग सार्वजनिक रूप से अकाउंटेबिलिटी तय करने में मां की बहन की गाली देते हैं, ये अपने घर में अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को किस नजर से देखते होंगे, क्योंकि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब मैं आपको बात बताता हूं सीसीएस की मीटिंग की, जो इनके डिसीजन है मोस्टली फर्जी है, जिसका कोई असर नहीं है। आप तसल्ली से पढ़िए, उसमें लिखा गया है सार्क वीजा, देश में सार्क वीजा से आए हुए 10 लोग नहीं होंगे। सार्क वीजा क्या था? उसके अंदर आपको देश में आने के बाद में मुक्त वीजा था कि आपको स्पेसिफिक किसी शहर में नहीं जाना है, एक चीज। दूसरी चीज आपको होता है बाघा बॉर्डर बंद कर दिया। अभी 15 दिन पहले बाघा बॉर्डर के ऊपर अमृतसर के कम से कम 3000 व्यापारियों ने प्रदर्शन किए थे कि भाई यहां से व्यापार तो शुरू करा दो, हम सब लोगों का नुकसान हो रहा है। वो तो ऑलरेडी आपने शट डाउन किया हुआ है। तीसरी चीज सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के पानी की, इसी जनवरी में 23 जनवरी के आसपास इंटरनेशनल कोर्ट्स का एक फैसला आया था जिसके अंदर बात था भारत ये जो ट्रीटी है इसको रिवाइज करना चाहता था और पाकिस्तान कहता था उसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो उसमें वर्ल्ड बैंक का एक डिसीजन था कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर इसको मार्क करेगा और हम इसको रिवाइज करने पर विचार कर सकते हैं। उस समय भी पूरे मीडिया ने हल्ला किया था कि पाकिस्तान प्यासा मरेगा, अब सिंधु नदी पे हमारी जीत हो गई है। मैं चूंकि मेरे विशेष रूप से पानी पे ही लिखता हूं, उस समय भी मैंने नेशनल हेराल्ड और नवजीवन पे एक लेख लिखा था, दैनिक जागरण के लिए लेख लिखा था कि ये संभव नहीं है। पिछले 10 साल में कम से कम 7 बार सिंधु नदी का पानी रोक के हम उनको प्यासा मार चुके हैं। जी। ये असंभव है, हम अपने आफत को बुलाएंगे। अब आपको जो घटना बता रहा हूं, आप व्यापार की बात कर रहे हैं, मैं आपको आंकड़ों के सहित बता रहा हूं। 23-24 में भारत ने पाकिस्तान को लगभग 523.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 3886 करोड़ रुपए का सामान भेजा है, जबकि पाकिस्तान से हमने जो पाया महत्व 22 करोड़ का पाया है। 2024 में जनवरी से दिसंबर तक यह व्यापार बढ़ के 1206.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी 127.21% की वृद्धि हो गई। जिस पाकिस्तान से ये नफरत करते हैं उसको आपने निर्यात कितना बढ़ा दिया, 127.21%। और 2024-25 में अभी ना अप्रैल से सितंबर तक का ये आंकड़ा है, तो उसमें 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान हम निर्यात कर चुके हैं और अमेरिका से तो हमने शून्य मंगाया है। तो ये जो यदि व्यापार आप बंद करते हो तो नुकसान तो भारतीय व्यापारियों का हो रहा है। पाकिस्तान के पास तो चाइना का ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। और अकेला ये व्यापार नहीं है, दुबई और सिंगापुर के रास्ते जो भारत से व्यापार हो रहा है वो एक अलग है, हमारा ही व्यापारी को फायदा है। तो ये जितनी इन्होंने सीसीएस में बातें की हैं ये अस्वाभाविक है, ये आई वॉश है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि दिक्कत ये है कि आप एक साधारण सा है कि आपके घर के बगल में किसी ने बकरी पाली हुई है और आपके में अपने अपने घर में पौधे लगा रखे हैं, आप अपना दरवाजा खोल देते हो, खुला छोड़ देते हो, बकरी आके आपको पौधा खा जाती है। अब आप गाली देते हो बकरी के मालिक को, बकरी का मालिक कहता है कि भाई साहब आपको तो अपना दरवाजा बंद रखना था, आपको मालूम है कि बकरी आ जाती है। हमारा सवाल यह है कि हमारे यहां एक दक्षिण कश्मीर तरीके छोटे से इलाके में जहां पर 5 लाख फोर्स लगा रखी है, पूरा इंटेलिजेंस लगा रखा है, हम लोगों ने कितना खर्चा कर दिया है सिक्योरिटी पे। मैं सिक्योरिटी के आंकड़े भी आपको दे सकता हूं, पिछले 5 साल में
हम लोग कितने अरब रुपए केवल सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम पर पाकिस्तान बॉर्डर कश्मीर में हम खर्च कर चुके हैं। आपकी 6 एजेंसीज काम कर रही हैं, आपका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी काम नहीं कर रही है, और अमेरिकी M6 कार्बाइन लेकर, जो केवल अफगानिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी फौजें गई थी तो अफगानिस्तान में छोड़ के आई थी, उससे फायरिंग की गई, तो वो हथियार कहां से आ रहे हैं? जैसे पुलवामा में 300 किलो RDX का नहीं पता चला, उसी तरीके से M36 ये जो अमेरिकन कार्बाइन है अफगानिस्तान से कश्मीर में पहलगाम में कहां से आ गई? आपकी क्रॉस बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं? और अब आप देख लीजिए आज की हरकतें, हम हाई सिक्योरिटी जोन में हैं और आज उधमपुर में एक एनकाउंटर में हमारा एक जवान पैरामिलिट्री का शहीद हुआ, जंटू खान। और आज के तारीख में इतनी बड़ी घटना हुई है, पंजाब वाले बॉर्डर पे, फिरोजपुर वाले फ्लैग पे हमारा एक BSF का सिपाही, उसका नाम PK बताया जा रहा, बंगाल का, हुबली का है शायद, वो पाकिस्तान की सीमा में चला गया। उसके बाद AK-47 में पानी की बोतल है, पाकिस्तान की रेंजर्स ने उसको पकड़ लिया, उसका फोटो जारी किया। आश्चर्य, BSF का जवान जब बॉर्डर पे जाता है तो कभी भी अकेले तो वैसे भी वो लोग गश्त नहीं लगाते, एक अकेला जवान कैसे वहां पहुंच गया? इतनी सिक्योरिटी जब है, सिक्योरिटी ब्रीफ है, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, सब कुछ एजेंसीज लगी हुई हैं, तो उधमपुर में एनकाउंटर में हमारा जवान कैसे मारा गया? आप अभी ये सवाल करो RSS और BJP को, आपको मां और बहन की गाली देंगे जी। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी पे पैसा खर्च होता है या जो इंटेलिजेंस पे पैसा खर्च होता है, ये अकाउंटेबिलिटी कंट्री के लिए छोड़ दीजिए, इसके टैक्स से आप देश के लिए जवाबदेह है कि नहीं? आपने आज की तारीख तक किसको जवाबदेह तय किया? पुलवामा हमले के बाद में आपने किसकी अकाउंटेबिलिटी तय की? क्या आज अमित शाह इस पोस्ट पे बने रहने लायक है? ईमानदारी की बात है कि इस देश को पूर्णकालिक गृह मंत्री चाहिए, क्योंकि हमारा गृह मंत्री तो है नहीं, वो चाणक्य है, चुनाव जिताता है, वो ऑपरेशन लोटस करता है, वो MLA MP लुटवाता है, वो फ्रिंज एलिमेंट तैयार करवाता है, वो गृह मंत्री तो है ही नहीं। और उसका आज गृह मंत्री का पूरा ध्यान है कि मोदी हटे और मैं चढ़ूं कुर्सी पे। और इसी तनाव में डोभाल वर्सेस इनके ग्रुप के जो तनाव चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी तनाव हुआ, जस्टिस वर्मा से लेकर जितने तनाव हो रहे हैं, और आज कश्मीर में हमारे बेगुनाह लोग मारे गए। और सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान अपने इरादे में सफल हुआ। पाकिस्तान 2 चीज चाहता था कि भारत परस्त कश्मीरियों को की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वहां पे टूरिज्म कम हो, सफल हो गया। दूसरा चाहता था कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान का मैसेज चला जाए, तो जो लंपट बटालियन है उसने कर दिया। अभी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी जगह कश्मीरी छात्रों को पीटा जा रहा है। हरियाणा का एक वीडियो देख रहा हूं कि बेचारे कोई मुसलमान थे, गली गली सामान बेचते थे, उनको पीटना शुरू कर दिया लोगों ने। यही जो हरकतें पाकिस्तान चाहता था, वो जो लंपट ब्रिगेड है, मां बहन की गाली बकने वाली, जिनकी जो बुद्धि है और विवेक है, नेकर के आकार से उसके आसपास भी घूमता रहता है, वो लोग अपने कुकर्म शुरू कर दिए और वो पाकिस्तान के मंसूबों को सफल कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमारा देश का प्रधानमंत्री या कोई जिम्मेवार लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। मैं नाम लेके कह रहा हूं, नीरजा माधव मोहन भागवत के पास में बैठती है, बड़ी लेखिका बनती, वो लिख रही कि देख लिया आपने कि धर्म होता है आतंकवाद का। नाम लिस्ट है मेरे पास में, अमित मालवीय से लेकर सब आतंकवाद का धर्म देख रहे हैं, आतंकवाद का धर्म देख रहे हो, तो फिर प्रज्ञा ठाकुर का धर्म क्यों आपने नहीं देखा? वो अर्लेकर जो DRDO का डायरेक्टर था, जो उस उम्र में पाकिस्तान की एक लड़की से आशिकी कर रहा था और पूरी जानकारी दे रहा था, उस समय तो आपने नहीं बोला कि चित्पावन ब्राह्मण, RSS और सावरकर को पूजने वाले सभी देशद्रोही हैं। ध्रुव सक्सेना भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, वो ISI से सीधे पैसे ला रहा था, तब तो आपने नहीं बोला कि भारतीय जनता युवा मोर्चा या सक्सेना या ध्रुव नाम के लोग सभी देशद्रोही होते। एक सज्जन है, बड़े पत्रकार, कथित रूप से वो लिख रहे हैं कि मैं पहले से ही कहता था कि वहां पर स्थानीय मिली भगत के वर्ग कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती, कई छोले भटूरे वाले ये गायब है।
अरे यार 2000 लोगों को पुलिस उठा चुकी है, जो लोग पकड़ में आ रहे हैं उनको बीएसएफ और सीआरपीएफ के लिए कैंप पे ले आके पीटा जा रहा है। तो जो गरीब गांव वाले हैं जो वहां पे छोले भटूरे की मैगी के ट्रे लगाते हैं वो तो भागेंगे। लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते हो कि उन लोगों ने, यदि उसमें से एक या दो कोई मिली भगत भी थी, लेकिन बाकी लोगों ने, उन 2000 से ज्यादा लोगों की जान भी किसने बचाई? हम एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और सरकार की जो लंपट ब्रिगेड है वो अभद्रता, अश्लीलता से देश की अखंडता, देश की खूबसूरती, देश की मान्यताओं को नष्ट करने में तुली हुई है। और बिल्कुल। आज की तारीख में भी हम नहीं सुधरे। बिल्कुल बिल्कुल, जी राजीव, बहुत 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 दुखद है। इस बीच एक खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी कल कश्मीर जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं और अनंतनाग भी जाएंगे वो, और वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में वो जो घायल हैं, जो वहाँ हॉस्पिटल में हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। 11:15 बजे कल राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री कब जाएंगे ये सवाल पूछा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री को कायदे से कश्मीर में होना चाहिए था जब वो बिहार में थे। बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुख होता है कि प्रधानमंत्री ऐसी गलतियां आखिर बार बार क्यों करते हैं और उनके चाहने वाले लोग फिर भी प्रधानमंत्री को सही राह क्यों नहीं दिखाते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कब, पूछ रहा है, देश पूछ रहा है। राजीव जी, प्रधानमंत्री को जहां जाना था, अमलेंदु जी का वीडियो अटक गया है, लेकिन अभी दोबारा आएंगे, इनसे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री का नाम लेते ही वीडियो अटक जाता है अमलेंदु जी का। प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल गांधी जा रहे हैं और इस बीच अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि सर्वदलीय बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। ये इस कार्यक्रम के दौरान अगर आ जाए तो बहुत बेहतर। 2 घंटे से लगभग, देखिए 6 बजे से शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की, और सर्वदलीय बैठक की शुरुआत 2 मिनट के मौन धारण के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और उसके बाद सर्वदलीय बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के 3 बार के प्रधानमंत्री, तीसरी बार सत्ता पर आसीन हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर वो जहां बोलना चाहिए था, जिस अंदाज में बोलना चाहिए था, वो बोल के आ गए, लेकिन अपने ही सांसदों के बीच, अपने साथियों के बीच वो अभी मौजूद नहीं हैं। इधर राहुल गांधी अनंतनाग पहुंच रहे हैं कल 11:15 बजे। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे थे, 10 दिन की यात्रा पे थे, 2-3 दिन उनकी आधिकारिक यात्रा, उसके अलावा पर्सनल यात्रा, लेकिन सब कुछ छोड़ के राहुल गांधी वापस आ गए। आज CWC की बैठक भी हुई इधर कांग्रेस पार्टी की, और उसके बाद इधर जो दूसरी बैठक हो रही है ये सर्वदलीय बैठक। अब प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछा जाएगा प्रशांत जी, और पाकिस्तान के बारे में जितनी बात की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन जो 2-3 बातें जो यहाँ पंकज जी कह रहे थे, कुछ एक बातें हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे कि कुछ आप डिसीजन, जैसे सार्क वीजा वाले, कितने लोग हैं देश में सार्क वीजा वाले, अभी तो सब लगे हुए हैं कि ये सीमा हैदर है ना शायद, जो आई थी बॉर्डर पार करके यहीं ग्रेटर नोएडा में हैं, वो किसी और से प्रेम करती थी, आई अपने 4 बच्चों के साथ, अभी एक बच्चा और है उनका यहाँ, वो कैसे रहेगी यहाँ, वो सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि आतंकवाद क्यों फैल रहा है, क्यों 26 लोग गोलियों से भून दिए गए। चलिए प्रशांत जी आपके पास आऊं, जरा अमलेंदु जी आ चुके हैं, जरा अमलेंदु जी से। अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आपका वीडियो क्यों ऑफ हो जाता है भाई? राजीव जी, मुझे लगता है कि निशाने पे, टारगेट पे, मतलब मैं ही हूँ प्रधानमंत्री से, तो मेरा नंबर आती है, प्रधानमंत्री का नाम निकला और जो बत्ती गुल हो जाती है। बहरहाल ठीक है, अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री की नजर मुझ पर रहती है, वरना तो राजीव जी तुम्हारे रास्ते में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तुम्हें हम नजर नहीं आते। तो प्रधानमंत्री, उनको हम जैसे लोग नजर नहीं आते हैं, और हम जैसे लोग क्या राजीव जी, उनको तो नजर नहीं आ रहे हैं। जो कश्मीर में जिनके साथ घटना हुई वो भी नजर नहीं आ रहे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को नजर सिर्फ चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री की नजर में चुनाव है, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ RSS के स्वयंसेवक की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि प्रधानमंत्री की हैसियत से कब काम करेंगे? 11 साल हो चुके, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करते हुए दिखाई नहीं पड़े।
ऐसे संकट के समय में राजीव जी, प्रधानमंत्री को जब सामने आकर और पूरे देश का नेतृत्व करके पूरी दुनिया को संदेश देना चाहिए था कि भारत एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है और हमारे आपसी इख्तिलाफात हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक दलों की अपनी प्रतिद्वंद्विताएं हो सकती हैं, लेकिन जब देश का सवाल आएगा तो देश एकजुट खड़ा है। ये संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से जाना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री देने में विफल रहे। और बल्कि राजीव जी, कल जब दुनिया भर के अखबार छपेंगे सुबह, तो वे लिखेंगे इस बात को कि जब भारत के ऊपर संकट था और सर्वदलीय बैठक हो रही थी, भारत का प्रधानमंत्री उस बैठक से गायब था और चुनावी सभा कर रहा था। मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जो है अखबार पढ़ते कि नहीं पढ़ते, हालांकि आज उन्होंने अंग्रेजी में भाषण की 2-3 लाइनें कही हैं, लेकिन वो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और विदेशी अखबार भी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कहा नहीं आ सकता। हालांकि लंबा चौड़ा अमला रहता है जो सब बताता है, पीआईबी का काम ही है प्रधानमंत्री को बताया जा करके इस देश दुनिया में क्या चल रहा है, कटिंग्स जाती होंगी, क्या क्या लिखा जा रहा है। तो अगर इतना समय मिलता हो प्रधानमंत्री को सजने संवरने से और दिन में कपड़े बदलने से कि वो कटिंग्स को पढ़ पाए, तो शायद पढ़ेंगे कल जब सारी दुनिया जो इस बात को लिखेगी। लेकिन राजनीति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अमलेंदु जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच इधर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब निकल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के निकल चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार के हर एक्शन पर हम सरकार को पूरा सपोर्ट करेंगे। इधर राहुल गांधी ने कहा है सरकार के हर एक्शन पर हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा दल सपोर्ट करेगा सरकार का। लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात कही है। आइए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट आ गई है, उनकी सुनते हैं। सर्वदलीय बैठक से निकल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहां थे, हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगांव में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी, कश्मीर तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी, कश्मीर में शांति रखने के लिए सारे प्रयास जरूरी हैं और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी है इसी मसले पे। बाहर निकलकर देखा अभी आपने, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों साथ साथ थे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मीडिया से, जरा ये भी सुन लीजिए इस मीटिंग के बाद। कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उसे संतुष्ट हैं? कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो कोई भी एक्शन पूरा सपोर्ट करेंगे अगर सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती है और उसमें हमारा पूरा साथ रहेगा। अमलेंदु जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। जी राजीव जी, तो अब देखिए, अब यही है कि नेता विपक्ष जो है दोनों सदनों के, वो तो बाहर आकर कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर सरकार कहां खड़ी? सरकार तो दिखाई नहीं पड़ रही है। वो जिस बच्चे का जो है राजीव जी प्रत्यक्षदर्शी जो था उसका क्या वायरल हो रहा है और उससे पूछा जाता है कि सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे, बच्चा कहता है कि सरकार तो जली हुई है, सरकार है कहां? यानी जो बच्चा वहां मौजूद था वो कह रहा है सरकार जली हुई है। तो ये संदेश जा रहे हैं मोदी जी, वहां 56 इंच की छाती जो है मधुबनी में दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब जो आपका जहां होना चाहिए आपको, आप वहां मौजूद नहीं है। आपको होना चाहिए था इस सर्वदलीय बैठक में, यहां आपको बात करनी चाहिए थी, यहां से 56 इंच का संदेश पूरी दुनिया को जाना चाहिए था, जो देने में आप विफल रहे हैं। और पूरी दुनिया में आपकी अपनी जो जनहिताई कार्रवाई भी है, भारत की भी कार्रवाई है कि भारत का प्रधानमंत्री को चुनाव की चिंता याद है, देश के ऊपर आए हुए संकट की चिंता बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे? दो डेवलपमेंट, एक तो अभी दोनों के बयान आपने सुन लिए, सरकारी पक्ष का बयान आना बाकी है, लेकिन वही है कि जब सर्वदलीय बैठक आप बुलाते हैं तो विपक्षी दलों से भी आप उम्मीद करते हैं कि वो आपका साथ दें। ये दोनों विपक्ष के नेता, दोनों सदनों के, और दोनों का बयान आपने सुन लिया। इनका बयान यानी पूरे के पूरे विपक्ष के नेताओं का बयान, और यही माना जाएगा, और जिसमें दोनों ने समर्थन किया है सरकार का हर एक्शन का।
एक तो इसको किस रूप में देखा जाए, दूसरा इसी मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं होना, इसको किस रूप में देखा जाए, तीसरा जो प्रधानमंत्री हमेशा 56 इंची सीना छाती दिखाने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए कि आतंकवाद का हम सफाया कर देंगे, वो प्रधानमंत्री आज खुद कटघरे में हैं लेकिन वो बाहर हैं, सीन में नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर जाने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। राहुल गांधी कल कश्मीर पहुंच रहे हैं, अनंतनाग पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना था वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं और राजनाथ सिंह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को आज कहां दिखना चाहिए था? या तो वो कश्मीर में होते या वो दिल्ली में होते, राजधानी में होते। उनको सेना के जनरलों के साथ दिखना चाहिए था, उनको नेताओं, विपक्ष के नेताओं के साथ दिखना चाहिए था, उनको ब्यूरोक्रेट और इंटेलिजेंस के लोगों के साथ दिखना चाहिए था। प्रधानमंत्री वहां नहीं दिख रहे हैं। जरा ध्यान कीजिए, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई भूकंप आता है, कुछ और बात होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कहाँ होता है? याद कीजिए कि न्यूजीलैंड में जब एक आतंकवादी ने मस्जिद पे गोलियों से भून डाला बहुत सारे लोगों को, वहां की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न कहाँ थी? वो घायलों के पास थी, वो उस मस्जिद में भी गई थी। इसको कहते हैं लीडर जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, वो भारत का सेनापति होता है। वो आप देखिए कि जब आतंकवादी हमले अमेरिका में होते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहाँ होता है? वो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा होता है। उसकी तस्वीरें सेना के जनरलों के साथ आती हैं, उसकी तस्वीरें आपके अलायंस पार्टनर के साथ नहीं आती हैं हंसी ठिठोली करते हुए। ये गलत संदेश गया है बीजेपी के अंदर भी, पॉलिटिकली भारत में भी और भारत के बाहर भी। और मुझे ऐसा बिल्कुल साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि आज नरेंद्र मोदी का जो कद है, राजनीतिक कद है, वो काफी कम हो गया है। ये आसान बात नहीं है, यहाँ से ये स्थिति जाएगी आगे तक कि आज उस रोल में जहां पे प्रधानमंत्री को होना था वहां पे आज राजनाथ सिंह थे। ये बड़ी बात है। और यहाँ राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे होते आप। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश नहीं आया। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई, आपने राष्ट्र के नाम संदेश भी नहीं दिया। आपने उन लोगों को उनके परिवारों से आपने मिले जाकर वहां पे। प्रधानमंत्री की इतनी सुरक्षा होती, कश्मीर जाने में, श्रीनगर जाने में क्या दिक्कत है जी? 1 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से, जहां गए उससे तो कमी समय लगता जाने में वहां। तो ये खराब संदेश गया है और देश के मनोबल के लिए, सेनाओं के मनोबल के लिए, सुरक्षा कर्मियों के मनोबल के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो भुक्तभोगी हैं उनके मनोबल के लिए ये खराब संदेश है कि उनका नेता जिस वक्त उनके ऊपर विपत्ति आई है वो इलेक्शन की रैलियां कर रहा है। ये देश के लिए भी बहुत खराब संदेश गया है। भले ही आप वहां से अंग्रेजी में आपने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए बोल दिया, लेकिन एक होता है कि ऑप्टिक्स, आप कहाँ हैं? जिनको आपके भाषण में इंटरेस्ट है, जिनको आपके भाषण में इंटरेस्ट है वो ट्रांसलेट कर लेंगे ना। उनके लिए आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही गूगल ट्रांसलेट, चाइनीज बोलने की जरूरत नहीं, न ही रशियन और फ्रेंच और जर्मन और स्पेनिश बोलने की जरूरत है। कल को मोदी जी ये सारे भाषाओं में बोलने भाषण देंगे क्या? वो बिहार, ठेठ बिहार में थोड़ा मैथिली बोल लेते, मिथिलांचल में ज्यादा फायदेमंद होता जब चुनावी प्रचार के लिए ही गए थे। तो
तो इसलिए बहुत दुखद है राजीव जी ये कि जहां पे प्रधानमंत्री को होना चाहिए कल, वहां राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो जा रहे हैं जी, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके ऊपर विपत्ति आई है। वो देश के नागरिक है, छुट्टियों पर घूमने गए थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी की गोलियों से उनके परिजनों के ऊपर ये वार होगा, उनको खो देंगे। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को लेकर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और लीडरशिप को लेकर अगर आप आगे सामने से होकर लड़ नहीं पा रहे हैं और आप चुनावी रैलियों में हैं, एक बहुत ही इनसेंसिटिव मुद्रा में आप नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही असंवेदनशील मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका संदेश बहुत खराब जा रहा है। और जैसे मैंने पहले अपने राउंड में बात कही थी कि कश्मीर के लोगों ने इस देश के लोगों का दिल जीत लिया है जी। तो जितनी आप बदनाम कर रहे थे 10 साल से कश्मीर के लोगों को, वो उस पर उन्होंने अपना दाग छुड़ा लिया है। वो आतंकवादी कुछ और कोई और थे, वो पाकिस्तान के हैंड थे, और कश्मीर के लोगों ने लोगों की मदद की है। ये दो बातें बहुत इस्टेब्लिश हो गई। और तीसरी बात इस्टेब्लिश हुई कि जब देश में विपत्ति आई है तो उनका प्रधानमंत्री उनके साथ नहीं खड़ा है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से चाहूँगा, समय हालांकि खत्म हो रहा है बहुत तेज़ी से। प्रोफेसर रविकांत जी, राहुल गांधी की यात्रा कैसे देखा जाए इस वक्त अनंतनाग, जो कल वो 11:15 बजे जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी को अपने देश के लोगों की चिंता है। राहुल गांधी को आतंकवाद के खिलाफ मैसेज देना है, पूरे देश को देना है। और जो लोग बहुत टूट चुके हैं इस बीच में, और कश्मीर में जिस तरह का माहौल है, पूरे देश में माहौल है, उसके खिलाफ उन्हें एकजुटता का संदेश देना है। तो राहुल गांधी की अपनी राजनीति है, देश को जोड़ने की राजनीति है, लेकिन जिसकी राजनीति देश को तोड़ने पर चलती है, विभाजन पर चलती है, लाशों के ढेर पर चलती है, खूनों जख्मों पर चलती है, वो उस व्यक्ति की संवेदनशीलता पर मुझे कोई शक नहीं। जो व्यक्ति दलितों के बारे में ये कह सकता है कि ये वाल्मीकि समाज सदियों से इसलिए मल उठा रहा है क्योंकि इसको आध्यात्मिक सुख मिलता है, ये वो व्यक्ति है जो गोधरा में दंगों के बाद जो लोग शिविरों में रह रहे थे, खास करके मुस्लिम जो रह रहे थे, उनके बारे में कहते हैं कि ये तो बच्चा पैदा करने वाले अड्डे हो गए हैं। तो उस व्यक्ति से मुझे किसी भी तरह की संवेदनशीलता की कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाने से संवेदनशीलता नहीं आती। और जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वो सांसद हो, वो सामान्य व्यक्ति हो, उसके भीतर वो पीड़ा होती है, वो दुख होता है, और देश को जो तोड़ने की जो तमाम साजिशें हैं उसको लेकर के चिंता होती है। और राहुल गांधी इस देश में लगातार पिछले 1 दशक से, और उसके पहले से भी, लेकिन इस 1 दशक में और भारत जोड़ो यात्रा से तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि वो देश के दर्द को मिटाने के लिए, देश को तोड़ने की साजिशों के खिलाफ राहुल गांधी लगातार, जो व्यक्ति दक्षिण से उत्तर तक की पैदल यात्रा करता है, उसके लिए कश्मीर जाना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं साहब हमें समय निकालना पड़ेगा। राहुल गांधी को दर्द का एहसास है और इसलिए वो उन लोगों के पास उस जगह पर जा रहे हैं विश्वास बहाली के लिए, जो प्रधानमंत्री कभी नहीं करेंगे। मुझे कोई उनसे उम्मीद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री को होना चाहिए था, नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, पंकज जी आपके पास आता हूं जल्दी से, फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। पंकज जी, जो 2 बयान अभी दोनों नेताओं के आपने सुने, और उससे पहले कांग्रेस CWC की बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, तमाम नेता मौजूद थे। वहां भी इस हमले की भर्त्सना की गई और एक्शन की मांग की गई सरकार की तरफ से, और पूरा सपोर्ट वहां भी कहा गया, यानी कांग्रेस की जो बैठक हुई। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने
अपने कहें तो अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम आपके साथ हैं। इस घड़ी में ये रणनीति कितनी कारगर साबित हो सकती है, जिस सियासत की बात यहां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका आज का दिन सियासी दिन था, ये साफ दिखाई देता है। ऐसे में कांग्रेस का एक्शन और दोनों नेताओं का बयान आपने सुन लिया, खड़गे जी का भी और राहुल गांधी का भी। देखिए, राहुल गांधी ने अपने परिवार में 2 लोगों को आतंकवाद से खोया है। उसका दर्द वो जानते हैं कि यदि किसी आदमी की असामयिक किस प्रकार से आतंकवाद के हमले से मौत होती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है। तो जाहिर है कि वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस मसले पर बहुत संवेदनशील है, इसीलिए वो जा रहे हैं। राहुल गांधी का कश्मीर से लगाव रहा। कश्मीर में जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए तब भी वहां देखा गया। और इसके अलावा चूंकि उनकी जड़ें उनके नाना के परिवार की कश्मीर से हैं, आपको याद होगा 370 के बाद भी जब वो कश्मीर गए थे और उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया था, उस आदमी ने कोई रिएक्ट नहीं किया था जी। पिछले सरकारों से जब तुलना करें तो जब आतंकवादी घटनाएं हुई तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सड़क पे बंद आंदोलन, सरकार को कोसने सर की घटना की है। जब बंबई हमले सर की संवेदनशील घटना चल रही थी तब नरेंद्र मोदी वही होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि पूरी कांग्रेस मांग करेगी कि अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा जाए, लेकिन कांग्रेस ने तो एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाई। उनका जो लिखित बयान है उसमें लिखा हुआ है कि इस हमले के लिए सरकार के साथ मिलकर कांग्रेस कदम से कदम मिला के साथ चलेगी। यानी उन्होंने बोला कि हम सरकार को बगैर शर्त हर तरीके का समर्थन देते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सकारात्मक कदम एक अच्छा विपक्ष ही उठा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ साफ कहा गया है इस CWC की बैठक के बाद कि ये कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला है जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई। हमारे गणराज्य के मूल्यों पर यह सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए सीमा पार से जो आतंकवाद है उसके खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC कांग्रेस पार्टी कह लें कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, उसको हम दोहराते हैं। ये तमाम बातें यहाँ और फिर उन स्थानीय पोनी वालों और पर्यटक गाइडों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने भारत की विचारधारा को जीवंत रखते हुए पर्यटकों यानी टूरिस्टों की रक्षा करते हुए शहादत दी है। ये तमाम बातें यहाँ कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में बताई गई, की गई और जिसको अभी मीडिया के सामने रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दुखद ये है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि इस वक्त जबकि देश में एक उबाल है और गमगीन माहौल है, ऐसे में और उसमें आग लगाने की जगह उसमें उस पर पानी छिड़कना यानी शांति बहाल करना, ये सारा काम होना चाहिए था। लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग ही वीडियोस देख रहा हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री का वीडियो देखा, ऐसे कई भाजपा के प्रवक्ताओं के वीडियो देखे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप बैठ गए हैं और आपकी इच्छा जो है वो आग लगा दो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल हिंदू मुसलमान कर दो। कितना दुखदाई है ये डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में NIA ने कोर्ट में कहा है कि प्रज्ञा भारती निरपराधी नहीं है, उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और ये फैसला अगले महीने आने वाला है, मई के पहले हफ्ते के अंत तक आना है ये फैसला जी। तो धर्म के नाम पर आतंकी का धर्म नहीं होता, धर्म होता है, क्या धर्म होता है, ये सारी बातें साफ हो जाएगी। जो NIA कह रहा था कि हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं प्रज्ञा भारती के खिलाफ, ठाकुर साध्वी या जो भी है प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, तो अब वो कह रहे हैं कि इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप समझिए कि आतंक का धर्म क्या है। आतंक का सचमुच कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि इस देश में न्याय का कोई धर्म है या नहीं, हमारी न्यायपालिका न्याय करती है या नहीं।
क्योंकि अगर एनआईए ने गंभीर आपत्ति की, एनआईए ने तो कहा कि पूरी तरह दोषी, उनको तो सजा होनी चाहिए। तो ये बताता है कि हालात क्या हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं। और अभी भी हम अगर ये बातें कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे लोग हमें संस्कृत के श्लोक सुना रहे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। और राहुल गांधी ने जो काम किया है, जो राष्ट्र के नेता होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। देखिए, मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा बच्चा था, 1966 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तब बीजेपी बनी भी नहीं थी, लेकिन जनसंघ के नेताओं ने आम सभाएं कर करके कहा कि हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम कौरव और पांडव बाद में हैं, मूलतः हम हस्तिनापुर की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। तो ये सब बातें बीजेपी कांग्रेस तो बाद की बात है। पहली बात है भारत और हमारी एकता, हमारे देश के लोगों का संरक्षण, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी इलाके का हो। और ये साधारण सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री को जानना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि साहब सेना अपना काम कर रही है, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, तो सवाल है कि फिर प्रधानमंत्री जी यात्रा करते रहते विदेश में, सेना अपना काम कर ही रही थी। तो ये सारी बातें राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है और आशा है कि ये इससे हमारी सत्तारूढ़ पार्टी को सीखेगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच किरण रिजिजू ने कहा है सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री कि रक्षा मंत्री ने पहलगाम में हुई घटना और भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सीसीएस की बैठक में जानकारी दी। ये घटना दुखद है जिससे देश में हर कोई चिंतित है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आज और कठोर कार्रवाई करने की मंशा जताई है। आज और कठोर कार्रवाई करने की मंशा भारत सरकार ने जताई है। ये भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया है। इनकी बाइट भी सुन लेते हैं, इनकी जुबानी। कार्यक्रम ख़त्म होने का समय आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा सरकारी पक्ष सुनना रखना आपके बीच ज़रूरी है। ज़रा उसको सुन के इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस गंभीर मसले पर जितनी गंभीरता बरतने की कोशिश होनी चाहिए, हमने पिछले 1.5 घंटे में पूरी कोशिश की है। जिन लोगों को हमारी बातें पसंद ना आए उनसे माफ़ी के साथ, माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। मैं 4 बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूं उन लोगों से जो आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे इस ढंग से भरोसा करते हैं जैसे कोई कह रहा हो कि गैस में एक पाइप लगाओ नाले में और चाय बनाओ, उस पर भी भरोसा कर लेते हैं। उनसे भी माफ़ी कि आप ज़रूर उसी गैस से चाय बनाइए, पीजिए और पिलाइए, लेकिन कम से कम आज देश के लिए एकजुट होइए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। किरण रिजिजू को सुन लीजिए, देखिए चेहरा दिख रहा है, सुनिए। और जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था वैसे हुआ। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि ये घटना बहुत दुखद है, उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो
बिहार प्रधानमंत्री नहीं आए ये भी कह रहे हैं, बिहार दौरे पे गए थे, यही अभी बोल रहे थे। ये वो आपको नहीं सुनाया, लेकिन बाकी आपने सुन लिया। और भी कड़ा कदम उठाने की कोशिश हम करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं बताया है। लेकिन विपक्ष इनके साथ है, विपक्ष का कहना आपने सुन लिया। राहुल गांधी को भी आपने सुना, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना। दोनों ने कहा कि हम सरकार के हर कदम पे, हर एक्शन पे उसके साथ हैं, ऐसे मसले पे, ऐसे मौके पे। इसी बीच राहुल गांधी की खबर आई कि राहुल गांधी कल सुबह 11:15 बजे अनंतनाग पहुंचेंगे और वहां घायलों से, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद श्रीनगर आएंगे। तो ये राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जो मणिपुर नहीं गए, क्या वो कश्मीर जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और कई सारे सवाल हम लोगों ने आपके सामने रखे, जिसका विश्लेषण भी किया हमारे तमाम साथियों ने। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका, पंकज चतुर्वेदी जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत बहुत